हेलो दोस्तों, मैं प्रियांश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रतिशत अरिथमेटिक आपको पढ़ा रहा हूं, अंकगणित, उसमें मैंने प्रतिशत स्टार्ट किया हुआ है। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो वह जरूर देखे, क्योंकि उसी के ऊपर जो है प्रतिशत के ऊपर आपके 4 या 5 चैप्टर, 5 से 6 चैप्टर भी जुड़े हुए हैं। जैसे आपका रेशियो प्रपोर्शन होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, लाभ हानि, बहुत सारे चैप्टर हैं, एज वगैरह के, वो सब चीजें आपकी प्रतिशत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत में आज हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे टाइप बन सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन टाइप पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको इक्वेशन बेस्ड समझाया कि जिसपे थोड़ी बहुत इक्वेशन जिसमें आपका यूनिटरी मेथड लगता हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल। टाइप 3 लिख लीजिए, इसको टाइप 3 लिख लीजिए, इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टाइप। ठीक है, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट टाइप का क्या मतलब होता है, इसमें कुछ वैल्यू आपकी होंगी कि कुछ चीजों के दाम बढ़ गए होंगे कुछ प्रतिशत और कुछ चीजों के दाम कम हो गए होंगे। तो आपको उसका इफेक्ट देखना है कि क्या इफेक्ट इसका पड़ रहा होगा और कैसे कैसे ये चीजों को कैलकुलेट किया जाएगा। तो आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हीं सब क्वेश्चंस को आपको करा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे फॉलो करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बताता हूं। यदि आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके दाम जो हैं वो 10% कम हो जाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जिसके दाम 10% कम हो जाते हैं, और जितनी उसकी दाम मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो जितनी बार बेचा गया है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्ड्स, वो 30% बढ़ जाते हैं। जितनी बार बिका, मान लीजिए एक चीज बिक रही थी 100 रुपए, 100 चीजें बिक रही थी, ठीक है, तो वो 30% बिक गई, मगर उसका दाम जो था मान लो 100 रुपए था तो वो 90 रुपए हो गया। इस तरह से कहना चाह रहा है। तो उसके रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको वो चीज निकालनी है। देखो, सबसे पहले एक चीज समझो कि आपका सबसे पहले होता है प्राइस, मूल्य, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल्य, ठीक है, और एक होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब भी आप समझते होंगे, जिसकी आपकी कितनी नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं उसके, एक तरह से क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बिकी, और वो जब आपका कैलकुलेट करोगे तो बनता है आपका रेवेन्यू, जिसको आप कहते हो लाभ, जिसको आप कहते हो लाभ, या फिर एक तरह से बचत कितनी हुई है, बचत भी नहीं, लाभ ही कहोगे, प्रॉफिट, कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्राइस होगा और जितना ज्यादा क्वांटिटी बिकी होंगी उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा। जितना कम आपका प्राइस होगा और जितनी कम आपकी क्वांटिटी बिकेंगी उतना कम आपका रेवेन्यू होगा। मान लो एक दोस्त है आपका, वो 10 रुपए पर बेच रहा है, मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए पर बेच रहा है और वो आपकी क्वांटिटी बेच रहा है 10, ठीक है, तो उसका रेवेन्यू मान लीजिए उसका हो गया 100 रुपए का, 100 रुपए का रेवेन्यू। आप जो बेच रहे हो 8 रुपए का, ठीक है, और क्वांटिटी बेच रहे हो आप 8, तो आपका हो गया 64। तो रेवेन्यू आपका कम हो गया। मतलब क्या, अगर आपका प्राइस कम है और क्वांटिटी कम है तो रेवेन्यू भी कम होगा। अगर आपका प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो आपका रेवेन्यू ज्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए, अब उसने क्या कहा, देखो आपका प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो 10% से घट गया। इस चीज को भी याद रखिएगा, 10% से घट गया। 10% का मीनिंग क्या बताया था मैंने, 1/10, 1/10 फ्रैक्शन में जब तोड़ोगे तो 100 से डिवाइड कर लोगे, वही बात आएगी। समझ में आया। तो मैंने आपको प्रतिशत में बताया था थोड़े टाइम पहले कि ये वैल्यू आपकी होती है ओरिजिनल, या फिर जो आपकी प्रारंभिक वैल्यू होती है, जो इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है, प्रारंभिक। और ये होता है या तो उसमें इंक्रीमेंट होता है, या तो उसमें बढ़ोतरी होती है, या उसमें कमी होती है। ये उस चीज को प्रदर्शित कर रहा है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10% बढ़ गई, तो आपको क्या बताया कि आपकी सैलरी मान लीजिए पहले 10 थी, तो उसका 1 बढ़ गई, इसका मतलब 11 हो गई। 10% का मतलब 1% का इंक्रीमेंट। तो ये आपका लाभ भी शो करेगा और ये आपका हानि भी शो करेगा। अगर आप कहेंगे कि मुझे 10% की हानि हुई है, तो आप कहेंगे 10 में से 1 यूनिट कम हुई, मतलब कि अब मुझे हानि जो है 9 रुपए की चीज बिकी है। मेरी पहले प्रारंभिक वैल्यू जो थी 10 रुपए थी और मुझे 10% की हानि हुई है, इसका मतलब क्या, 1 यूनिट की मुझे हानि हुई है, तो अब मेरी जो वैल्यू हो गई इसकी 9 रुपए हो गई। अगर आप कहते हैं मेरी सैलरी 10% बढ़ गई है, तो उसका मतलब पहले 10 रुपए थी, उस पर 1 रुपया बढ़ गई, मतलब कि 11 यूनिट हो गई। रिप्रेजेंटेशन एक तरह से रेशियो के टाइप में है, कोई कंफर्म नहीं है कि 10 रुपए से 11 रुपए हो गई, नहीं, 10 रुपए से 11 रुपए तो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो जब मैं आपसे कह रहा हूं कि 10% से कम हो गई, इसका मतलब क्या, पहले 10 थी, ठीक है, 1/10 थी, यहां पर 10% की वैल्यू कितनी है, 1/10, तो क्या करा, 10 से कम हो गई, तो कितनी कम हो गई, 10%, 10 का मतलब 9।
9 रह गई यहां पर। ठीक है, तो ये पहले हो गई इनिशियल और ये आपकी हो गई फाइनल। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए अब वो आपसे क्या कह रहा है, नंबर जो सोल्ड किया है क्वांटिटी एक तरह से वो 30% से बढ़ गई, इंक्रीज लिखा है। ठीक है, 30% से बढ़ गई। 30% का मतलब क्या होता है भैया, 3/10 होता है। 30% का मतलब 3/10 होता है, याद रखिएगा। तो क्या पता मैंने, प्रारंभिक में पहले ये थी और इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस कर लेना, और घटा होगा तो माइनस कर लेना, हानि हुई होगी या फिर घटा होगा डिक्रीज हुआ होगा तो माइनस कर लेना, इंक्रीज हुआ होगा तो इसमें जोड़ लेना। तो उसने क्या कहा, जुड़ गई, इंक्रीज हुई। तो पहले मान लीजिए आपकी 10 यूनिट थी तो अब आपकी 13 यूनिट हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये परसेंटेज का चीजें खत्म हो गई यहां पर। अब आपसे रेवेन्यू पूछा है। देखो पहले रेवेन्यू आपका 10 धाम 100 था, 100 यूनिट था आपका रेवेन्यू। अब कितना हो गया, 13 निम्मा 107। तो पहले आपका जो रेवेन्यू था वो 100 रुपए था और अब आ रहा है 13 निम्मा 107। ठीक है, 13 निम्मा 117। क्या कर रहे हैं यार, 13 निम्मा 117। अब आपका यूनिट क्या आ रहा है, 117 यूनिट आ रहा है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इफेक्ट पूछा गया टोटल रेवेन्यू पर क्या होगा। इफेक्ट पूछा गया क्या होगा। तो आपका देखो यहां पर आपको रेवेन्यू दिखाई दिया कि 17 यूनिट बढ़ गया, यहां पर प्लस 17 यूनिट हो गया। तो आपको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत क्या लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी, आपकी वो चीज निकालनी है। लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी। तो आपको दिख रहा है क्या, यहां पर प्लस 17 यूनिट बढ़ गया रेवेन्यू। 17 यूनिट आपका बढ़ गया। अगर आप 100 रुपए पहले कमा रहे थे, अब 117 रुपए कमा रहे हो इन चीजों से। ठीक है दोस्तों, तो 17 यूनिट कमा रहे हो। मगर मैंने आपको क्या बताया था, प्रारंभिक से ही चीजों को देखना पड़ता है। प्रारंभिक चीजों से देखोगे तो यहां पर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक तरह से रेशियो हो गया, ये रेशियो कह लिए फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई की तो आपका क्या हो गया, प्लस 17% आपका बढ़ गया। प्लस 17% आपका बढ़ गया। डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस चीज को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आपको क्या पता है, परसेंटेज जो होता है वो 100 पर होता है। तो 100 से यूनिट आपकी 117 हो गई, 100 से 17 हो गई, इसका मतलब क्या, 17% का इंक्रीमेंट हो गया। क्योंकि जो आप बेस वैल्यू लोगे, जो नीचे डिनोमिनेटर लोगे वो 100 ही लोगे। तो आपको पता है 100 पे ही एक परसेंटेज होता है। तो 100 पे जब परसेंटेज लिया तो 17% का डायरेक्ट इंक्रीमेंट हो गया। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब यही होता है, कुछ चीजें आपकी बढ़ेंगी किसी परसेंटेज से, कुछ चीज आपकी घटेंगी किसी परसेंटेज से। आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, और आप फॉर्मूले के साथ चीजों को सॉल्व करते चले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप क्वेश्चन पूछा है आपसे, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अब इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करूंगा, आपको चिंता मत कीजिए। मैं सभी लेवल के एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ा रहा हूं और सभी लैंग्वेज के लिए पढ़ा रहा हूं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बी इंक्रीज्ड बाई 15% एंड इट्स डिनोमिनेटर बी डिमिनिश्ड। अब थोड़ा इंग्लिश में लिखने का फर्क हो सकता है। डिमिनिश्ड बाई 8%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन इज 15/16। आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको निकालना है क्या होगा। देखिए मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बताता हूं क्वेश्चन क्या है आपका। सिंपल सा, आपको क्वेश्चन में न्यूमिनेटर का मतलब होता है अंश, जो भिन्न होती है p/q की फॉर्म में या q/p की फॉर्म में। तो ऊपर वाला पार्ट को आप न्यूमिनेटर कहते हो, नीचे वाले पार्ट को आप डिनोमिनेटर में कहते हो। हिंदी में कहोगे तो इसको अंश कहते हो, इसको हर कहते हो। ठीक है दोस्तों, इसको हर कहते हो, नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले को अंश कहते हो। तो क्या बोला, न्यूमिनेटर में आपका फ्रैक्शन में कुछ इंक्रीज हुआ है 15% का। मतलब क्या, आपकी कोई वैल्यू होगी मान लीजिए q, उसमें 15% का इंक्रीमेंट हुआ है। सिंपल सी बात आपको ये बोली गई है। और जो इसका डिनोमिनेटर है, जो आपका p है मान लीजिए, उसमें आपका डिमिनिश का मतलब होता है कम करना या किसी के प्रभाव को निष्क्रिय कर देना, कम कर देना। कितने से, -8% से। ठीक है, तो आपको जो आपका फ्रैक्शन बन जाता है, अब इसके बाद जो इसका चेंज करने के बाद आपका फ्रैक्शन बन जाता है वो
15:16 बन जाता है। तो आपको क्यों बाई पी क्या होगा वो चीज निकालनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से करके देखिए। अगर आपको समझ में आ गया तो करके देखिए दोस्तों, ठीक है। परसेंटेज का बस निकाल के चलना कैसे कैसे हुआ है। मान लीजिए मैंने x बाई वाई मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन था, जो मेरा प्रारंभिक जो भिन्न थी वो x बाई वाई थी, ठीक है दोस्तों। तो x बाई वाई में मैंने आपको क्या बताया, x बाई वाई को थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट में न्यूमरेटर में 15% का इंक्रीज हुआ। वैसे तो मैं 15% को 3/20 लिखता हूं, 15% को वैसे तो मैं 3/20 लिखता हूं, ठीक है दोस्तों। मगर यहां पर 100 जो है नीचे वाला है, 8% का है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया यहां पर, सीधा का सीधा 115/100 ही लिख लिया। चाहे तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 23/20 ही आएगा, ठीक है। तो आपको यही चीज समझ में आ गई कि 20 में 3 वैल्यू को जोड़ोगे तो 23/20 आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो 20/23 ही आएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो 115/100 या फिर 23/20 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए नीचे वाले फ्रैक्शन में क्या बताया गया, आपका डिमिनिश कर गया 8% थे, आपने क्या लिखा 92/100 लिख लिया, ठीक है दोस्तों। 100 में से 8% कम हो गया और यहां पर 100 से 15% से ज्यादा हो गया। तो आपका जो आंसर आया वो 15/16 आया, जो आपकी भिन्न हो गई है वो 15/16 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहां पर इसकी x/y की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा तरीका है, यहां से यहां कटेगा एक तो, ठीक है। तो x गुना 115/y गुना 92 इजगल टू 15/16, ठीक है। किससे कटेगा, 23 से कटेगा क्या, 23 चौका 23 पंजा, 23 चौका 23 पंजा, 5 तिया 15 और 4 चौक 16। तो आपका जो x बाई वाई आ गया वो 3/4 आ गया, ठीक है दोस्तों। 23 पंजे 115 होते हैं, तो इस वजह से मुझे याद है 115 होते हैं तो 92 भी 23 में आता है, ठीक है। 3 चौक 12 होता है ना, 23 चौका, तो इसलिए डायरेक्ट काट ले 23 से, ठीक है दोस्तों। तो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था वो 3/4 था। जब आपने ऊपर वाली वैल्यू में 15% से ज्यादा जोड़ा और आपने 4 वाली जो नीचे 4 है उसमें 8% से जब वैल्यू घटाई, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 15/16 हो गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोनों चीजें आपकी साथ साथ चल रही है, एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोनों चीजें बढ़ जाती हैं, कभी कभी क्या होता है दोनों चीजें घट जाती हैं, तो उस टाइम पर भी क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, if in the new budget price of petrol rise by 25%, how much percentage must a person reduce his consumption so that, अभी हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी बताता हूं यार, टेंशन मत लेना, so that his expenditure on it does not increase। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा देखो। जनरली क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन जो आप करते हैं वो आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, तो थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइम में जब आपको नया चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रांजिशन टाइम में आसान क्वेश्चन भी देने पड़ते हैं ताकि आपका जो है लेवल बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह से है, क्या बोला गया, एक बजट आया, कोई नया बजट आया 2021 का आने वाला होगा फरवरी में, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया, प्राइस जो है पेट्रोल का वो 25% से बढ़ा दिया गया, राइज कर दिया गया, ठीक है, 25% बढ़ा दिया गया। और कितना प्रतिशत एक पर्सन को रिड्यूस करना पड़ेगा अपना कंजम्पशन का मतलब डेली यूज, प्रतिदिन क्षमता कितना यूज कर रहा है उसको कितना घटाना पड़ेगा ताकि उसके जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्चा है वो बढ़े ना, ठीक है। जब भैया आपको पता है कि मान लीजिए आप 10 रुपए का पेट्रोल है, ठीक है, सिंपल सी बात समझो, मान लो पेट्रोल का प्राइस है 70 रुपए के आसपास, 70 रुपए मान लिया, ठीक है। आप यूज कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो कितना, कंज्यूम का मतलब खर्च करना नहीं, कंज्यूम का मतलब डेली कितना फूक रहे हो, ठीक है। तो डेली यूज कर रहे हो, मान लो आपने 1 लीटर यूज कर लिया, ठीक है, या 3 लीटर यूज कर लिया मान लो,
ठीक है। तो आपका एक्सपेंडिचर जो आपका खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका 7 या 21 210 रुपए खर्च हो रहा है। ठीक है। अब सरकार ने क्या कहा, 25% बढ़ा दिया, तो मान लो मैंने 80 रुपए कर दिया। ठीक है। तो अब वो आपसे कह रहा है कि मुझे ये चीज कितनी कम करे ताकि मेरा खर्चा ना बढ़े, ताकि मेरा खर्चा 210 रुपए का ही हो। तो मुझे चाहिए क्या, मेरा कंजम्पशन कम होना चाहिए, 3 से मान लो 2 हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा। तो वो चीज आपको निकालने की एक चीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो समझते हैं, परसेंटेज से समझते हैं। मगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि आपको ये चीज आप कभी नहीं बोलोगे कि जितना भी पेट्रोल का प्राइस होगा, ठीक है दोस्तों, उसमें कंजम्पशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर आएगा, खर्च आएगा। ठीक है, हिंदी में इसको करेंगे खर्च, और इसको कहेंगे मूल्य, और इसको कहेंगे दैनिक क्षमता, दैनिक क्षमता। ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या कहा, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 25% से बढ़ गया। 25% का मतलब क्या बताया था मैंने आपको दोस्तों, 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो इसमें मैंने बताई थी ये प्रारंभिक वैल्यू होती है, और ये अगर आपका बढ़ रहा है तो ये इंक्रीमेंट होगा, लाभ होगा, अगर घट रहा है तो यही चीज आपकी हानि हो जाएगी। तो इस केस में क्या है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो मान लिया पहले 4 रुपए था, तो उस पर 1 रुपए बढ़कर अब आपका प्राइस 5 रुपए का हो गया होगा। ये प्रारंभिक वैल्यू है और ये आफ्टर की वैल्यू है। आफ्टर प्राइस बढ़ने के बाद जब आपका बजट आ गया, उसके बाद की तस्वीर होगी आपके सामने आ गई। ठीक है दोस्तों। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपको, मैंने अभी आपको बता दिया कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, एक्सपेंडिचर उसका सेम है, और वो कितना यूज कर रहा था, आपको उसका ये निकालना है कि ये वाली चीज कितनी कम हो जाएगी, जितना यूज कर रहा था वो इतनी कर रहा होगा। तो मैंने मान लिया क्या, आप जो आपको ये यूनिट दी गई है, जो ये यूनिट दी गई है, आप इसको यहां पर लिख लो, एज इट इज लिख लो। जैसे यहां पर 5 लिखा होगा तो आप सीधा का सीधा 5 लिख लेना। अगर यहां पर 10% से बढ़ा होता तो 10 से वैल्यू 11 हो जाती, तो यहां पर 11 एज इट इज उतार देते, मगर यहां पर 25% है इसलिए 4/5 है। ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या किया, एक तरह से इसकी दैनिक क्षमता को आपने एक तरह से एज्यूम कर लिया, मान लिया कि मान लीजिए वो 5 लीटर यूज हमेशा करता होगा, 5 यूनिट वो तेल को यूज करता हो, कंज्यूम करता होगा, तो उसका डेली का खर्चा अब कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। ठीक है। आपको क्या कहा गया है कि उसके एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आना चाहिए, उसका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, उसका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। तो भैया खर्चा तो उसका 20 ही आएगा। ठीक है। तो 5 जो आपने यहां पर एज्यूम कर लिया कि उसका खर्चा है, तो 20 रुपए उसका खर्चा हो गया, 20 रुपए ही अब होना है। तो आपको 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो आपकी 4 वैल्यू यहां पर ये आ जाएगी। समझ में आया कैसे हुआ, 20 से जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 20/5, क्योंकि खर्चे से जब आप मूल्य को डिवाइड कर दोगे तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा, वही बात है। तो आपको क्या पता चला, अब यहां से पहले मान लो आप खर्च कर रहे थे 5 यूनिट, अब आप खर्च कर रहे हैं 4 यूनिट, मतलब क्या, 1 यूनिट की कमी हो गई, 1 यूनिट की कमी हो गई। वो आपसे प्रतिशत में ही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो भैया 1 यूनिट की कमी हो गई। और पहले वाली चीज को लिखते हैं बेस वैल्यू में, क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में चीजें देख रहे हैं। पहले 5 थी तो 1 कमी किस पे हुई, 5 पर, तो 5 पर कमी हो गई। अब आपकी ये वैल्यू हो गई भिन्न में, आपको कन्वर्ट करनी है फ्रैक्शन में, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 20, तो माइनस का 20% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों कैसे कर रहा हूं मैं, बहुत आसान है, बस आपको समझते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों। तो उसको अगर पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ता है तो उसको अपने कंजम्पशन में 20% की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्चा नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपना भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपका 5 लाख रुपए का कोई टैक्स है, 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर आपका टैक्स लग रहा है कुछ, ठीक है, तो सरकार ने वो टैक्स बढ़ा दिया मान लो, तो आपकी सैलरी में से कितने प्रतिशत आपको कम करना पड़ेगा या बचाना पड़ेगा ताकि आपका जो बचत है वो उतनी ही रहे। ठीक है। कुछ भी ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हो आप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल is increased by 25%, ठीक है दोस्तों, then find the percentage change in its area। आपको ये चीज बतानी है, मैं हिंदी में आपको बताता हूं क्या बोला गया है
यदि किसी वृत्त की रेडियस त्रिज्या में 25% की बढ़ोतरी होती है तो कितने प्रतिशत उसके क्षेत्रफल में इजाफा हो जाएगा, आपको ये चीज निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखो सर्कल की रेडियस का जो फॉर्मूला होता है उसका मान होता है r, ठीक है, मगर जो एरिया होता है जिसको आप क्षेत्रफल कहते हैं हिंदी में, उसका जो आंसर होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोचना है। जैसे प्राइस की मल्टीप्लाई अगर आप कंजम्पशंस में करोगे तो आपका एक्सपेंडिचर आता है, खर्च आता है, उसी तरह से आपको इसके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या मानता हूं, आर में ही बढ़ोतरी की गई है, किसी और चीज में बढ़ोतरी नहीं की गई, केवल आर में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो कितना बढ़ोतरी की गई है, 25% की। अभी बताया 1/4 होता है, तो 4 से 5 हो गई आपकी। पहले त्रिज्या 4 थी तो अब 5 हो गई। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है कितने की, एरिया की, पाई आर स्क्वायर की। तो पहले आर कितना था, 4 था, तो 16 हो जाएगा, 16 पाई, 16 पाई हो जाएगा। और अब हो जाएगा लास्ट में, जब भरने के बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 पाई। भरने के बाद कितनी होगी, 25 पाई। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 9 पाई का इंक्रीमेंट हुआ। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लो, प्रतिशत इंक्रीमेंट निकालना क्या हुआ, तो हमने 9 पाई की वैल्यू बढ़ी, और किस पर बढ़ी, प्रारंभिक वैल्यू पर बढ़ी, 16 पाई पर बढ़ी। तो 9/16 आ गया। 9/16 को अब आपको प्रतिशत में डिवाइड करना है, प्रतिशत में बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो 100 से डिवाइड ना करो। 1/16 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा बताओ। 1/16 की वैल्यू मैं अब काफी बार बता चुका हूं, 6 सही 1/4% होती है। और इसमें 9 की मल्टीप्लाई और करनी है, क्योंकि 9 और है तो गुना 9 कर लो। ठीक है, तो वैल्यू है कितनी, 9 6 54 और 9/4, 9/4। तो 54 प्लस 9/5, 9 को कैसे लिख सकते हो, 8/4 और 1/4। ठीक है, ऊपर 9 को ऐसे लिख लिया तो कितना आया, 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कैसे आपने फ्रैक्शन को 9/16 को परसेंटेज में किया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई करके करते तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता, यही क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा इसी के ऊपर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इफ base radius of a right circular cylinder is increased by 40%, ठीक है, height reduced by 37 सही 1/2%। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन, देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। देखो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को सिलेंडर का फॉर्मूला याद ना हो तो उसको मैं बाद में पढ़ा ही दूंगा। वैसे होता है पाई आर स्क्वायर एच। कैसे होता है, एक तरह से मैं समझा देता हूं। जो आपका सिलेंडर होता है कुछ इस तरह से होता है, पाई आर स्क्वायर जो है इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान लिया उसकी ऊंचाई जो है वो h है, तो आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का मतलब जितना भी चीजें इसमें डालूं वो सब चीजें पूरी की तरह से भर जाए। ठीक है, तो आप अगर इसमें पानी डालोगे तो आप पानी डालना शुरू करोगे तो पृष्ठ भरेगा, पहले तो पृष्ठ गीला होगा पाई आर स्क्वायर से, फिर h ऊंचाई तक आप भर सकते हो इसके वॉल्यूम को। तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो पाई आर स्क्वायर इंटू h इस तरह से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना सब चीजें याद हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने क्या बोला, रेडियस में राइट सर्कुलर सिलेंडर की इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुई है 40% से। तो आर में बढ़ोतरी हुई है 40% से, आपको यह चीज याद रखनी है। और जो हाइट है उसमें 37 सही 1/2% से कमी हुई है। तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, आपको वो चीज निकालनी है। ठीक है,
तो वॉल्यूम में अभी निकालते हैं। 40% की वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 2/5 होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रारंभिक वैल्यू 5 होगी और उसमें 2 का इंक्रीमेंट हुआ होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन है तो बढ़ोतरी हुई है, इसका मतलब 5 का 7 हो गया। तो 5 थी पहले वैल्यू, अब 7 हो गई। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। 40% का यहां पर काम खत्म हो गया। आपको मैंने क्या बताया था, 37 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। याद नहीं हो तो याद कर लो, लिखवाई भी है, याद डायरेक्ट करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक वैल्यू अगर 5 थी तो उसमें से 3 वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब क्या, पहले अगर 8 थी तो अब आपकी वैल्यू 5 हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे क्या पूछा है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। तो पहले वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या है, 5 यूनिट है, तो 5 पंजे 25, 25 अठे 200। तो पहले आपका वॉल्यूम कितना है, 200 यूनिट था। अब कितना है, 7 49, 49 पंजे 245, ठीक है, 245। इसको कर लेना r²h, ठीक है। पाई इसलिए नहीं कर रहे, पाई भी कर सकते हो, वरना परसेंटेज निकालना है तो पाई की वैल्यू तो कट ही जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या पता चला, 45 यूनिट बढ़ गया, 45 यूनिट वॉल्यूम जो है आपका बढ़ गया। मगर कितने पे बढ़ा, 200 पे बढ़ा, क्योंकि बेस वैल्यू थी आपकी 200। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 22.5%। 22.5% से बढ़ोतरी हो जाएगी आपके वॉल्यूम में। परसेंटेज कितना चेंज हो गया, इतना। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपका टाइप 3 खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक टाइप की तरफ और बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। एक टाइप और पढ़ लो, 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ताकि आपका भी एग्जाम जल्दी ही आने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या, सबसे पहला टाइप 4 दिखते हैं। सबसे पहला टाइप 4 एरर बेस्ड। एरर बेस्ड अभी बताता हूं क्या है। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन में आपकी थोड़ी सी एरर हो जाती है। उस टाइप में आपका कैसे परसेंटेज वर्क करता है, आपको वो चीज निकालनी होती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है क्या, फाइंड परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन when a number is multiplied by 3/4 instead of 4/3। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को बताता हूं मैं क्या है 4/3। ठीक है दोस्तों, देखो क्या बोला गया है, आपको प्रतिशत एरर निकालने, कितनी एरर हुई होगी कैलकुलेशन में, मतलब कि गुणा भाग करते हुए कैलकुलेशन में कितनी कमी हुई होगी, एरर हुई होगी, जब किसी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना था 3/4 से और आपने कर दी उसकी 4/3 से। मैंने नंबर नहीं, पहले अगर मल्टीप्लाई करनी थी 4/3 से और आपने मल्टीप्लाई कर दी है 3/4 से। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू आपकी ये थी और आपने गलती से मल्टीप्लाई कर दी इससे। ठीक है, तो एक चीज आप लिख लीजिए यहां पर, ट्रू वैल्यू को मतलब सच्ची वैल्यू जिससे आपको असली में मल्टीप्लाई करनी थी, और एक लिख लीजिए फॉल्स वैल्यू जिससे आपने गलती से मल्टीप्लाई कर दी। तो आपकी जो फॉल्स वैल्यू है कितनी है, मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी 3/4 से, जबकि आपको ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी थी 4/3 से। ठीक है दोस्तों, 3/4 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, मगर आपको करनी थी 4/3 में, किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई करनी थी। तो नंबर में क्या चेंज है आपको एरर वो बतानी है। तो मैंने माना क्या, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है, 3 और 4 का 12 होता है। तो एलसीएम मैंने लिख लिया 12 और उसी को मैंने मान लिया नंबर। मान लिया कि 12 में मुझे मल्टीप्लाई करनी थी 4/3 से, मगर मैंने मल्टीप्लाई कर ली 3/4 से। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चीज निकालनी है। तो दोस्तों मैंने परसेंटेज में जब चीजें निकाली तो मैंने इनके मतलब कि ऊपर जो बढ़ोतरी होगी उसमें भी एक तरह से 12 की मल्टीप्लाई है, और जो नीचे बेस वैल्यू होगी प्रतिशत की उसमें भी 12 से मल्टीप्लाई है। तो 12 से 12 कट जाएगा, चाहे मैं 12 मान लूं, 24 मान लूं, 36 मान लूं, 6 मान लूं, कुछ भी नंबर मान सकता हूं। एक्स मानकर करोगे तो ट्रेडिशनल मेथड हो जाएगा, उससे करना ही नहीं है, 12 मानकर चलते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि 12 नंबर जो है उसमें मुझे पहले मल्टीप्लाई करनी थी 4/3 से, और मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3/4 से। तो आपका नंबर क्या बन गया, 16 बन गया। और आपका नंबर बनना क्या चाहिए था, बनना चाहिए था 16 और बन गया 9।
ठीक है, बनना चाहिए था 16, बन गया 9। तो डिक्रीमेंट मतलब कि प्रारंभिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 16, और घट के कितना हो गया 9 हो गया। तो कितना हुआ -7 की कमी हुई है, -7 की कमी हुई है। प्रतिशत चेंज जो अगर पूछा जाए, अगर आपसे प्रतिशत चेंज अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हुआ है, तो -7 की कमी हुई है। ठीक है, कितने पर 16 पर, प्रारंभिक वैल्यू पर। ठीक है, और प्रतिशत का 100 लगा लो ताकि आपको परसेंटेज में निकालने के लिए आसानी हो जाए। तो आपको कुछ नहीं 7/16 है। ठीक है, अगर 16 को डिवाइड करने लगोगे 100 से, या 100 को 16 से डिवाइड करने लगोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा। सिंपल सा तरीका क्या है, 16 का क्या उतना कितना होता है 6 सही 1/4% होता है। इसमें आपको 7 की मल्टीप्लाई और करनी है, 42, 7 और 4 इतना आया दोस्तों, समझ में आया। तो कितनी आएगी आपकी वैल्यू 43 सही 3/4% आपका क्या हुआ, कमी हुई है, कमी हुई है। ये बहुत जरूरी याद रखना। आंसर में कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, प्रतिशत ये लिख देता है, मगर एक ऑप्शन में आपको लिखेगा पहले वृद्धि और फिर तीसरे ऑप्शन में लिखेगा आपकी कमी। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन में पहुंचा दिया, और बच्चे देखते हैं केवल परसेंटेज और उसी का आंसर मार्क कर देते हैं, जो कि आपका गलत आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें आपका एरर परसेंटेज, एरर समझ में आया। एरर बेस्ड क्या है, पहले मुझे मल्टीप्लाई करनी चाहिए इससे, मगर मैंने गलती से एरर कर दी इतनी पे। ठीक है, समझ में आया एरर बेस्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो इस तरह से मैंने आपका टाइप 4 भी एक तरह से पढ़ा दिया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इसमें और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते बस। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। इफ अ मैन मल्टीप्लाइड a number by 7/4 instead of 3/5। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, उसके जो लाभ हुआ है उसमें कितना चेंज हुआ है, आपको वो चीज लिखनी है। ठीक है, आपको देखो क्या बोला गया है, एक नंबर में 7/4 से मल्टीप्लाई करनी थी, इंस्टेड ऑफ आपने एक नंबर में 7/4 से मल्टीप्लाई कर दी, और जबकि आपको मल्टीप्लाई करनी थी 3/5 से। ठीक है, इफ ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/4। तो एक चीज लिखो यहां पर ट्रू वैल्यू, और एक चीज लिखो यहां पर फॉल्स वैल्यू, जो आपको गलत चीज से लिखी गई है। तो इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, इसके बजाय, इसकी जगह पर 3/5 की जगह पर मैंने मल्टीप्लाई कर दी किसी आदमी ने 7/4 से, 7/4 से। तो फॉल्स वैल्यू कितनी होगी 7/4, ट्रू वैल्यू होगी 3/5। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है भैया 20 होता है। मैंने वही नंबर मान लिया कि नंबर जो था वो मान लिया मैंने 20, क्योंकि मुझे प्रतिशत चेंज निकालना है। तो प्रतिशत में तो चीजें बदलती नहीं है, प्रतिशत चेंज निकालना है। तो मैंने मान लिया नंबर 20, तो 20 से मल्टीप्लाई इसमें कर ली और 20 से मल्टीप्लाई इसमें कर ली। ठीक है, तो वैल्यू आई कितनी 4×3 12 और 5×7 35। तो आपको समझ में क्या आया, कोई एक रेवेन्यू मान लो उसको 12 रुपए का हो रहा था, तो आपने जो गलती करी उससे रेवेन्यू 35 रुपए का हो रहा है। भैया आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी तरह से। ठीक है दोस्तों, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 23 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस का 23 यूनिट का, 23 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको हो रही है लाभ 23 यूनिट का, मगर किस पर हो रहा है 12 यूनिट पर हो रहा है, 12 यूनिट पर हो रहा है। तो 23/12 को भिन्न में बदल दिया आपने, और उसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई जरूर करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे 23 की मल्टीप्लाई करोगे, 23 को क्या लिख सकते हो 2 - 1/3 1/12 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। 23 को क्या लिख सकते हो भाई, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना सिखा रहा हूं। 23 को क्या लिख सकते हो 2 - 1/12, क्योंकि 12 दूनी 24 -1 करोगे तो वही वैल्यू आएगी 23/12। ठीक है, जब आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना है, जब आपको इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 2% की वैल्यू कितना होती है, 2 की वैल्यू कितनी होती है 200%, 200%। उसमें से माइनस क्या करना है आपको 8 सही 1/3%, क्योंकि 1/12 जब आपकी भिन्न होती है, जब आपकी भिन्न जो होती है वो 1/12 होती है। तो याद करो मैंने प्रतिशत बताया था 8 सही 1/3, और जब आपके 2 वैल्यू लिखी है वो भी एक तरह से भिन्न ही है। मान लीजिए मैं 2 लिख रहा हूं मगर 10/2 लिख रहा हूं, 10/5 लिख रहा हूं,
एक तरह से भिन्न ही है। और अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका ये आंसर बन जाएगा, तो यही आ जाएगा 200। ठीक है, 200%। एक तरह से दो भी जो है वो भिन्न हो गई, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब घटा लो इसमें से कितनी वैल्यू आएगी, तो 191 सही 2/3% आपका सही आंसर हो जाएगा। इसने की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। पहला, तीसरा टाइप और चौथा टाइप मैंने इस तरह से आपको पढ़ा दिए। इसी टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 टाइप और बच रहे हैं, उनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। तो जो परसेंटेज चैप्टर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझ लेना तो आपको पूरा की पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए नमस्कार, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।